नमस्कार, पासबुक द सेविंग शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। जब पैसे की जरूरत हो और बैंक जाना मुश्किल लगे तो हम मोबाइल ऐप्स की तरफ देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंस्टेंट लोन ऐप से लिए गए लोन के बदले आप क्या क्या गवा सकते हैं? जी हाँ, आपकी प्राइवेसी, आपकी डिटेल्स और कई बार तो आपकी मानसिक शांति भी। इन्हीं खतरों को देखते हुए आरबीआई ने 2025 में कुछ सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। तो आज हम बात करेंगे कि डिजिटल लोन की नई दुनिया आखिरकार अब कैसी होगी और उन नियमों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो आपको मुसीबत से बचा सकते हैं। तो आज के शो में क्या खास होगा, सबसे पहले आपको बता देते हैं। हम आपको बताएंगे कि डिजिटल लोन ऐप्स के लिए आरबीआई ने आखिरकार क्या नए निर्देश दिए हैं। ऐप से लोन लेते हुए आपको किन बातों का ख्याल जो है रखना चाहिए, किन लोगों को सबसे ज्यादा इससे नुकसान हो सकता है, और डिजिटल लोन सुविधाजनक है या सिर्फ एक जाल है, इस पर भी चर्चा होगी। और ईएमआई चूकने पर क्या कर सकते हैं रिकवरी एजेंट, इस पर भी हम बात करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लेते हैं कि रिया सिन्हा उन्होंने भी एक ऐसा ही लोन लिया था, जिसके चलते उन्हें किन तरह की परेशानियां हुई, ये देखिए जरा। मुंबई की 28 साल की आईटी प्रोफेशनल रिया सिन्हा ने एक डिजिटल लोन ऐप से 40,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया। प्रोसेस बिल्कुल आसान था। केवाईसी के नाम पर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, लेकिन ऐप ने फोन बुक और गैलरी तक का एक्सेस ले लिया था। जब वो एक ईएमआई नहीं चुका पाई तो रिकवरी एजेंट ने न सिर्फ उसे बार बार कॉल किया, बल्कि उसके रिश्तेदारों और सहकर्मियों को भी मैसेज भेज दिए। रिया का कहना था कि पैसे की तंगी तो थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह का मानसिक दबाव भी उन्हें झेलना पड़ेगा। तो आपके साथ ऐसा ना हो और क्या है आरबीआई की नई गाइडलाइंस, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट जुड़ रहे हैं। विरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। विरल जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल है, हमने देखा कि किस तरह से लोग जो है वो परेशान रहते थे इन डिजिटल एप्स की वजह से। अब आरबीआई ने जो नए निर्देश जारी किए हैं, उससे आपको क्या लगता है कि ऐसे मामलों पर कुछ रोक लगेगी? डेफिनेटली पल्लवी, ये जो आरबीआई का जो दिशा निर्देश है, काफी टाइम से चर्चा में था ये मुद्दा के बहुत बार ऐसे फेक एप्स आ जाते हैं और जो कंपनियां हैं वो काफी प्रेशर में आकर और काफी एक्सट्रीम स्टेप्स लेकर जो ग्राहक होते हैं जिन्होंने लोन लिए रहते हैं ऐसे एप्स के साथ, उनको परेशान करते हैं और बहुत सारी चीजें जो जिस तरह से नहीं होनी चाहिए वो काफी चीजें ये कंपनियां चलाते थे डिजिटल एप्स के माध्यम से, या आप कहे तो कि जो भी ग्राहक उनसे लोन लेता था, जो भी लैंडिंग में जुड़ा हुआ था उसके साथ। तो ये कुछ दिशा निर्देश पहले से ऐसा माना जा रहा था कि इस बार बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा आरबीआई, और ये गाइडलाइंस आई थिंक 8 मई को, ये महीने की जो 8 मई था, 8वीं तारीख थी, वहां पे तभी आरबीआई ने ये गाइडलाइंस दिए हैं। और उसमें ये जो लैंडिंग ऐप है, स्पेशली लैंडिंग ऐप के रिलेटेड उन्होंने काफी कुछ कहा है कि क्या दिशा निर्देश मान्य होंगे ये लैंडिंग कंपनीज को, डिजिटल एप्स को। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये जो गाइडलाइंस आए हैं, जो दिशा निर्देश आए हैं, वो काफी कारगर साबित होंगे अगर अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हुए, स्ट्रिक्ट वे में इम्प्लीमेंट हुए आरबीआई की तरफ से। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं तो ये काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन विरल जी, हमने ना ये देखा है कि कई बार ना कस्टमर्स जो होते हैं वो ये परख ही नहीं पाते थे पहले कि भाई कौन सी ऐप जो है वो ठीक है, कौन सी जो है वो फेक है, क्योंकि मार्केट पे इतने सारे डिजिटल लोन के ऐप्स आ गए थे, किसी को पता ही नहीं लगता था कि भाई किस ऐप पे जो है मुझे विश्वास करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार एक कस्टमर को ये पता कैसे चले कि कौन सी ऐप उसके लिए सही है या कौन सी जो है फेक है? देखिए, बहुत बार हमने ऐसे वाक्य सुने हैं पल्लवी के, जहां पे लोग फंस जाते हैं, फेक ऐप होते हैं, स्कैम्स होते हैं, राइट। और क्योंकि जो पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल आमतौर पे जो व्यक्ति होता है, वो हमेशा पैसा
उसको चाहिए होता है कुछ ना कुछ इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई ना कोई मुसीबत आन पड़ती है उनके जीवन में जिसके वजह से उनको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है, देखता नहीं है, समझता नहीं है। पर देखिए, ये जो चीज है उसमें थोड़ा सा एक पेशेंसली भी काम करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखकर सोचना चाहिए। जो भी पर्सन को रिक्वायरमेंट आई है, पहले तो आरबीआई ने जो भी डिजिटल ऐसे एप्स है या तो जो कंपनियां हैं उसको लिस्ट डाउन किया है अपने वेबसाइट के ऊपर। तो थोड़ा सा सर्च करना चाहिए, थोड़ा सा आरबीआई की वेबसाइट को सर्फ करके चेक कर देखकर समझना चाहिए कि जो भी ऐप से वो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, जहां से पैसा लेने वाले हैं, जहां पे वो अप्रोच करने वाले हैं जिस डिजिटल ऐप के माध्यम से जो कंपनी को, वो क्या कंपनी फेक है, सही में है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, कितने सालों से है, मैनेजमेंट क्या है। क्योंकि देखिए, जब हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी भी हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि भाई मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, कंपनी क्या है। क्योंकि देखिए, आज के ये डिजिटल युग में है ना, बहुत सारे नए नए स्कैम्स और भी आएंगे, ऐसे बहुत सारे फेक कंपनियां भी आएगी। तो बिल्कुल। हमारा ये दायित्व बनता है कि मैं जो भी चीज करने वाला हूँ, जो भी स्टेप्स उठाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए आज देखने जाए तो गांव में भी डिजिटल का यूज बहुत ही बढ़ गया है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी लोग डिजिटल का इस्तेमाल करते हैं। पर जब ऐसा कुछ वाकया होता है, जब ऐसी कोई चीज होती है, जब इमरजेंसी आती है, पैसों की बात आती है, तो वो इतने ये इम्पेशेंट हो जाते हैं कि ये सब चीजों को बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं। तो आरबीआई ने ऐसी वेबसाइट उनके वेबसाइट पे बनाया है, जहां पे लिस्ट आउट किया हुआ है कि कौन सी डिजिटल कंपनियां हैं, कौन सी डिजिटल एप्लीकेशंस हैं जो वैलिड है, लीगल है, जहां से आप आपके ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने जो है पूरी लिस्ट डाउन करके रखा हुआ है ऐसे ऐप्स के बारे में जहां से आप जो है वो लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मंशा रहती है तो आजकल तो सबसे आसान तरीका है विरल जी, गूगल में जाइए और ऐप का जो है आप रिव्यू सर्च कर लीजिए कि भाई ये ऐप कितनी जेन्युइन है, कितनी फेक है, उसके कस्टमर्स के रिव्यूज़ क्या हैं, ये भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली विरल जी ने आपने जो बात बोली ना कि पेशेंटली जो है वो काम करना है, वो सबसे सटीक राय है। आपको कोई भी अगर पैसा चाहिए तो एकदम ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐप देखिए और उससे एकदम तुरंत आपने पैसा ले लिया। जल्दबाजी मत करिए, पेशेंटली जो है रिव्यूज देखिए, उसके बाद जैसे विरल जी कह रहे हैं कि बहुत धैर्य के साथ काम करिए, ऐसे ही आगे बढ़िए। लेकिन विरल जी, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, क्या बैंक और एनबीएफसी भी इस तरह के ऐप्स के जरिए लोन दे सकते हैं? क्योंकि उन पे अक्सर हमने देखा है कस्टमर्स का भरोसा जल्दी आ जाता है। एब्सोल्युटली। ऐसे जो बैंक्स होते हैं या एनबीएफसी होते हैं, हालांकि ऐसा देखा गया है या समझ में आया है पल्लवी के, ज्यादातर तौर पर आपको वहां पे इन पर्सन जाकर, बैंक में इन पर्सन जाकर आपको ये जो सब जो लोन्स मिलते हैं, पर्सनल लोन्स मिलते हैं, उसकी सुविधा आपको मिल सकती है। थोड़ा सा वक्त लगता है, उनके गाइडलाइंस थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, और ये सब को एलिमिनेट करने के लिए, ये सब प्रोसेस को एलिमिनेट करने के लिए ही ये जो डिजिटल लेंडिंग एप्स है उनका जन्म हुआ है, और उनको आरबीआई ने लाइसेंस दिया है करने के लिए। अभी ये सब प्रोसेस से मैं अगर मुझे जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए होता है मेरे अकाउंट में, 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर, अगर मेरी ऐसी इमरजेंसी आ गई और पैसे की ऐसी जरूरत पड़ी है, तो ये सब ऐप जो है, डिजिटल लेंडिंग एप्स है, वो काफी कारगर रूप साबित हो सकती है। और उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे दिमाग में ऐसा होता है पल्लवी की, पैसा चाहिए रहता है तो जो नियमों का उल्लंघन हम कर सके, राइट, वो करने के लिए हम रेडी होते हैं, क्योंकि हमको पैसे चाहिए होता है जी। रिक्वेस्ट यही होती है ग्राहकों को कि आप पहले थोड़ा, जैसे हमने कहा कि भाई पेशेंसली आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। नो डाउट आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, बट जो सोर्स होता है, जो डिजिटल लेंडिंग एप्स जो होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो पूरा एक प्रोसेस सिस्टम है, वो समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर वो फेक निकली या अगर वो गलत निकली तो आपको और परेशानी होगी, राइट। तो मुझे लगता है डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से और लीगल फ्रेमवर्क से आप बैंक और एनबीएफसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं आपको ये सुविधा दे सकते हैं। उनके भी थर्ड पार्टी टाइप्स होते हैं, ये जो डिजिटल
एप्स होते हैं या जो डिजिटल कंपनीज होते हैं उनके साथ भी उनका एक थर्ड पार्टी टाई अप होता है जो कोलैबोरेट करके वो भी आपको लोन की सुविधा दे सकते हैं। जी। पर अगर आपको थोड़ा सा पेशेंस है, आपके पास टाइम है, आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, तो आप बैंक्स और एनबीएफसी का भी सुविधा ले सकते हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत स्ट्रिक्ट होगा, कंप्लायंस भी काफी स्ट्रिक्ट होगा। अगर आप उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, बैंक और एनबीएफसीज को भी आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त, जैसा कि विरल जी ने बताया, थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। खैर, इस बीच विरल जी, हमारे पास काफ़ी सारे हमारे दर्शकों के सवाल आने भी शुरू हो गए, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो है वो लखनऊ से आया है, रोहित यादव का। ये कह रहे हैं कि लोन ऐप जो है वो फ़ोन से गैलरी का एक्सेस आखिरकार मांगता क्यों है? देखिए, वैसे देखने जाए तो ये जो नया गाइडलाइंस आया है पल्लवी, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आपको एक्सेस देने की कोई जरूरत नहीं है। और जब हमने ये शो में भी शुरू में कुछ एक स्टोरी हमने जो चलाई, जी। वहां पे जो ग्राहक है उनको एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। तो बिल्कुल। ऐसा एक्सपीरियंस बहुत बार होते रहते हैं, और यही एक्सपीरियंस बुरा ना रहे और अच्छी तरीके से ग्राहक को सुविधा मिले, उसके वजह से आरबीआई ने ये जो नई गाइडलाइंस है उसमें ये जो है एक्सेस नहीं देने की बात कही है। आपको कोई देने की जरूरत नहीं है, आप वो बिना एक्सेस के भी आप वो ऐप से जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी जरूरत है, उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है रोहित जी अपने फ़ोन का गैलरी का एक्सेस देने की, क्योंकि आरबीआई की नई गाइडलाइंस जो है वो यही बताती हैं कि आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि पहले जो था वो ज़बरदस्ती एक्सेस जो है वो लिया जाता था, लेकिन अब जो है इस पर लगाम लग रही है। सूरत से अगला सवाल है किरण सेन का। ये पूछना चाह रहे हैं कि लोन तो चुका दिया है लेकिन ऐप डिलीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए विरल जी, हम यही बात कर रहे थे कि इन ऐप्स को लेके कितनी लोगों को परेशानी होती है। मतलब ये भी हो रहा है कि लोन तो पूरा चुका दिया लेकिन ऐप ही नहीं डिलीट हो रहा। देखिए, बहुत ऐसे वाकया होते हैं पल्लवी, बहुत ही गलत बात है ये। क्योंकि कुछ कंट्रोल्स ऐसे ऐप बना लेते हैं कि जिसके वजह से अंत में अगर हमने पैसे चुका भी दिए हैं तो भी ग्राहक को परेशानी होती है। अनवांटेड कॉल्स आते हैं, हरेसमेंट करते हैं, और बहुत सारी चीजें बनती रहती है। मेरा एक सिंपल सजेशन यहाँ पे यही है, काफी बेसिक सा सुझाव है ये, बट बहुत ही काम का सुझाव है। जी। जैसे ही मैं मेरी पेमेंट खत्म कर देता हूं, चुका देता हूं, सब कुछ चीज हो जाती है, आप एक बार आप उनके कस्टमर केयर को संपर्क करिए, उनसे फोन पर बात करिए, और एक ब्लैक एंड व्हाइट में यानी ईमेल के ऊपर आप एक कंफर्मेशन ले लीजिए उनसे कि भाई जो भी पैसा बाकी था या तो जो भी मैंने लोन लिया था वो मैंने पूरा चुका दिया है, और सब कुछ मेरा अभी जो है, जो पैसों का जो व्यवहार है वो अभी कुछ रहा नहीं है आपके साथ। तो ये जो कुछ एक आप अगर आप लीगल वे में एक कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अच्छे प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये कंफर्मेशन वगैरह ले लेते हैं, फिर आपको कोई डरने की चिंता नहीं है। ऐप डिलीट होती है नहीं होती है, मैं कर पाता हूं नहीं कर पाता हूं, उसकी कोई चिंता रहती नहीं है। आप एक प्रोसेस को अगर फॉलो करते हैं, आप एक ब्लैक एंड व्हाइट में अगर उनसे अप्रोच कर क्योंकि सारे कंपनीज अगर वो लीगल है, फेक नहीं है, अच्छे से काम करती है, बैकग्राउंड काफी अच्छा है कंपनी का, राइट, काफी सालों से ये चीजों में काम करती है, तो उनका कस्टमर केयर होता ही है। एक कस्टमर केयर ईमेल आईडी भी एक होता है, जहां पे आप वार्तालाप कर उनसे ये पूरा चीज ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर ये चीजों का समाधान ले सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है कि आपको जो है एक बार ईमेल पे ये कंफर्मेशन लेना चाहिए कि भाई आपका लोन जो है वो हो चुका है। खैर, अगला सवाल लेते हैं, भोपाल से अर्जुन वर्मा का है। ये कह रहे हैं कि क्या ईएमआई अगर मैंने नहीं भरी है, ईएमआई चूकने पर जो है घर वालों को भी फ़ोन किया जा सकता है? तो विरल जी, यही अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, चूँकि पुराने जो भी जितने भी पहले की बात अगर करें तो वहाँ पर यही होता था कि सारा का सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो इन ऐप्स के पास चला जाता था। उसके बाद वो किसी को भी रैंडमली कॉल कर सकते थे, किसी को भी कांटेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्या सूरत बदलेगी? देखिए, ये बात भी आरबीआई के जो नई लैंडिंग एप्स को लेकर जो गाइडलाइंस आई है, दिशा निर्देश आए हैं, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वो कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्लियरली कहा है, आरबीआई ने ये कहा है कि
जो अगर पेंडिंग पैसा बाकी है, लोन देने का, चुकाने का बाकी है, तो जो ग्राहक ने लोन ली है उसी को ही आपको संपर्क करना है। किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आपको उनको ही संपर्क करना है, उनसे ही बात करनी है और उनसे ही रिकवरी करनी है। आप और किसी को, आपके कोई भी फैमिली फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को संपर्क नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो और किसी से जो है संपर्क अब आप नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि आपके किसी रिश्तेदार को या किसी को भी वो कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। खैर विरल जी, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक आपके लिए एक बहुत काम की रिसर्च लेकर आए हैं। अभिषेक आपको ये बताने जा रहे हैं कि दरअसल ये जो ऐप्स थी ना, आखिरकार आपकी जानकारी मांगती क्यों थी और कैसे आपके से जो है ना आपकी तमाम जानकारी का एक्सेस ले लिया करती थी, और किस वजह से जो है आरबीआई को आज ये गाइडलाइंस लानी पड़ रही है। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। और डिजिटल लोन ऐप जो है वो लोन लेने वालों के लिए एक सहूलियत तो है, क्योंकि बहुत जल्दी क्विक ट्रांसफ़र मिल जाता है, अमाउंट का डायरेक्टली बैंक में आ जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती है, पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत आसान एक तरीका हो गया है जो लोगों को एक तरह से लोन लेने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी ये जी का जंजाल भी बन जाता है। लेकिन उससे पहले इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि जैसे कि पल्लवी ने कहा कि जो जानकारियां जो होती हैं हम लोग की, वो लोन की जो ऐप्स होती हैं वो ऐसा क्यों मांगती हैं, तो उसके बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर ना होने पर कर्ज चुकाने की क्षमता चेक करने के लिए ये जानकारी ली जाती है। होता क्या है कि कभी कभी कई लोग होते हैं जो कि लोन उन्होंने कभी लिया ही नहीं होता, इस वजह से क्या होता है कि जो क्रेडिट स्कोर होता है वो बिल्ड नहीं होता है। तो उसकी जगह ये लोग क्या करते हैं, जब नया कोई कंज्यूमर होता है तो उसकी पर्सनल जानकारी लेते हैं, जिससे उसकी कैपेसिटी, उसकी जो क्षमता होती है वो चेक कर सकें कि ये वाकई में लोन जो है उसको पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है, आपके एसएमएस पढ़कर ईएमआई चुकाने की जो आदत होती है उसको जानने के लिए आपकी पर्सनल जानकारी लेते हैं। मतलब ये एक तरह से देखा जाता है कि अगर आप बैलेंस तरीके से डिसिप्लिन वे में ईएमआई चुका रहे हैं नहीं चुका रहे हैं, इस वजह से ये लोग पर्सनल जानकारी भी आपसे मांगते हैं। डिफ़ॉल्ट होने पर परिवार या दोस्तों को कॉल करके दबाव डालने के लिए भी पर्सनल जानकारी मांगी जाती है। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं और आरबीआई ने भी ये बोला है कि अगर ये एक प्रैक्टिस एक तरह से थोड़ी सी गलत भी होती है, क्योंकि अगर वो आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है और आप उसको डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कई सारी ऐप्स क्या करती हैं कि आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को कॉल करके आपके ऊपर एक तरह से दबाव बनाया जाता है कि आप उनके लोन को पे करें। प्रैक्टिस गलत है, लेकिन ये जानकारी इसलिए भी मांगी जाती है लोन ऐप्स की ओर से। वहीं आपकी जानकारी बेचने या फर्जीवाड़ा करने के लिए भी जानकारी मांगी जाती है। कई सारे ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि आपके डेटा को एक तरह से स्टोर करके उसको बेचते हैं, मार्केटिंग कंपनीज को भी बेचते हैं, तो वो भी एक गलत प्रैक्टिस होती है। और इस वजह से भी जो ये पर्सनल जानकारी जो होती है ये आपके जो लोन ऐप्स कंपनी जो होती हैं वो मांगती हैं। इसके अलावा और भी कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। डिजिटल लोन ऐप्स आपकी और कौन सी जानकारी मांगती हैं? एसएमएस और कॉल हिस्ट्री, सैलरी या ईएमआई वेरीफाई करने के नाम पर ये जानकारी मांगी जाती है, लेकिन असल में क्रेडिट प्रोफाइल बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे कि हम लोगों ने पहले भी आपसे इसके बारे में डिस्कस किया कि सैलरी या ईएमआई वेरीफाई करने के लिए कि अगर आप लोन जो दे रहे हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं, मतलब उसकी जो ईएमआई है वो आप रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे चुका रहे हैं कि नहीं है, तो उसके बेसिस पे ये जानकारी मांगी जाती है। कॉन्टैक्ट लिस्ट की भी एक तरह से जानकारी मांगी जाती है, डिफ़ॉल्ट पर, अतिरिक्त नंबर पर संपर्क के लिए, लेकिन इससे दबाव बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस वो अगर ले लेंगे इसमें, तो आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को एक तरह से कॉल करके आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। इसके अलावा अभी बात कर लेते हैं डिवाइस लोन ऐप्स आपसे ऐसी कौन सी जानकारी मांगते हैं जिससे कि वो आपको और उसके बारे में डिटेल में वो दे सकते हैं। डिवाइस और ऐप मेटा डेटा, इंस्टॉल ऐप्स, बैटरी स्टोरेज जैसी जानकारी से व्यवहारिक क्रेडिट प्रोफाइल तैयार की जाती है। ये भी एक जानकारी है जो कि डिजिटल लोन ऐप जो होती हैं वो मांगती हैं आपसे। पैन, आधार और बैंक डिटेल्स, केवाईसी और लोन ट्रांसफ़र करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से भी ये पैन और आधार, बैंक डिटेल्स की जानकारी मांगते हैं। लेकिन डेटा स्टोरेज और शेयरिंग को लेकर ट्रांसपेरेंसी जो है वो बिल्कुल अभी नहीं हुई है, इसको लेकर सरकार को थोड़ा सा अभी इस पर काम करना है। वहीं कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि हम लोग आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे कि अगर आप डिजिटल लोन से अगर लेते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उसमें कोशिश करिए कि उसके रिव्यूज़ वगैरह जो हैं वो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके चेक ज़रूर करें। उसके अलावा रजिस्टर्ड ऐप से ही लोन लें, आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर ही उसकी जो लोन की जो पारदर्शिता है वो उस पर चेक हो पाएगी। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से हमारे को ये बताया है कि आखिरकार ये ऐप्स जो हैं क्यों हमसे जो है हमारी सारी चीज़ों का, चाहे वो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट हो या हमारी फ़ोटो गैलरी हो, उसका एक्सेस लेती थी। लेकिन विरल जी, आपके पास वापस लौटती हूँ। आरबीआई की अब डिजिटल लैंडिंग डायरेक्टिव्स जो हैं वो आ चुकी हैं 2025 की। आपको क्या लगता है इसमें पूरे में सबसे अहम पॉइंट जो है वो क्या रहने वाला है, जिससे कि इन ऐप्स की मनमानी पर जो है अब रोक लगाने में मदद मिल जाएगी? देखिए पल्लवी, क्या होता है कि आरबीआई यानी जब जब कोई ऐसी कंप्लेंट आती है या ऐसे कोई बनाव बनते हैं जिससे आरबीआई भी कुछ कुछ महीनों में अलग अलग गाइडलाइंस लाने की कोशिश करते हैं। तो एक साथ तो बहुत सारी हमारी तो उम्मीदें होती है कि भाई ऐसे गाइडलाइंस आनी चाहिए, वैसे गाइडलाइंस आनी चाहिए, बट उसका भी एक हर अलग अलग मौके पे अलग अलग तरीके से गाइडलाइंस आती रहती है। तो इस बार की जो गाइडलाइंस है उसमें मुख्यतः मुझे 4 बातें ऐसी लगती है कि जो काफी अच्छी है, और ये जो ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर लेंडिंग का जो डिजिटल ऐप का जो लोन लेने का जो पूरा मार्केट है उसमें बदलाव काफी अच्छे से आ सकता है, पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। पहला तो लोन डिस्बर्समेंट और रीपेमेंट सिर्फ बैंक के खातों में ही करना है। राइट, पहले ऐसा बहुत बार ऐसे वाक्य होता था कि कुछ दूसरे खाते में वो पैसा ले लेते थे या वहां से देते थे, तो ये सब चीज अभी नहीं चलेगा। जो बैंक के खाते हैं, डिफाइंड बैंक के खाते हैं, ग्राहक के बैंक के खाते हैं, या जो वो लोन देने वाली जो कंपनी है जो वो खाते हैं वहां से ही होगा। आपको कंसेंट लेनी है, प्रॉपर कंसेंट, एक प्रोसेस, लीगल प्रोसेस से आपको क्लियरली आपको आपके ग्राहक के साथ जुड़ना है और पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट बना के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर जो डेटा एक्सेस की बात जो चल रही थी वो भी एक उसको भी एक सीमित दायरे में रखना है और ट्रांसपेरेंसी रखनी है, जितना हो सके उतना जो लोन देने वाली डिजिटल एप्स है उनको। और बैकएंड में जो भी ऐप है वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, लाइसेंस एंटिटी है कि नहीं, वो क्लियरली मेंशन करना है जब वो ग्राहक के साथ कोई भी व्यवहार में जुड़ते हैं। तो ये 4 मुख्यतः बातें हैं, मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है इस वाले आरबीआई के जो गाइडलाइंस आई है उसमें। बिल्कुल, तो ये काफ़ी 4 बातें जो हैं अहम इस बार साबित हो सकती हैं नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब इन तमाम गाइडलाइंस से जो है एनबीएफसी हो गए या फिर फिनटेक हो गए, इनके ऊपर जो है कितना प्रभाव पड़ेगा? नियमों से आपको लग रहा है कि ये कुछ हद तक प्रभावित रहेंगे? डेफिनेटली, देखिए कहीं ना कहीं ये मार्केट जो है, ये पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है वो इवॉल्व होती जाएगी और इवॉल्व होती जाएगी। सी अभी तो पहले इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई जो भी फेक ऐप आ जाती है या जो भी गाइडलाइंस ऑलरेडी दिए हुए हैं उसको कंपनी फॉलो नहीं करती है, तो उसमें और पारदर्शिता लाए और गाइडलाइन स्ट्रिक्ट करे जिससे ग्राहक को भी कोई नुकसान ना हो और जो कंपनी है उसका भी एक अच्छी तरीके से एक मेंटेन अपना एग्जिस्टेंस रहे मार्केट के अंदर, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने ज्यादा गाइडलाइंस आएंगे पॉजिटिव वे में, कंपनियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, फेरफार करने चाहिए, ना कि ऐसा सोचकर कि भाई ये तो पूरा जो बिजनेस है उसको बंद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सब गाइडलाइंस आते रहते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी जो एंटिटी है, जो रेगुलेटेड एंटिटी है, कुछ दिशा निर्देश लाती है वो ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लाती है और ग्राहक के अच्छे के लिए ही लाती है और लाती रहेगी। बिल्कुल, तो इसमें कहीं ना कहीं ग्राहकों का ही फ़ायदा है, एक कस्टमर का ही फ़ायदा है, जिसके साथ अब तक क्या हो रहा था कि उसकी जो भी डिजिटल आइडेंटिटी थी वो स्टेक पर थी। क्यों? क्योंकि आपका जो भी डिजिटल चीज़ें हैं वो आपकी अपनी पर्सनल जानकारी है, वो स्टेक पे थी। वो सारी ऐप्स आपसे कंसेंट ले लेती थी और उसके बाद आपकी सारी जानकारी जो है उनके हवाले हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरबीआई भी कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि कस्टमर के लिए उसकी डिजिटल आइडेंटिटी, उसकी ये सारी जानकारी कितनी अहम हो जाती है। तो लेकिन विरल जी, कस्टमर क्या करते हैं कि लोन जब लेते हैं ना, तो वो जो कंसेंट फॉर्म होता है वो बस ऐसे फटाफट जो है स्वैप कर देते हैं, नीचे टिक का एक ऑप्शन होता है वो फटाफट क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो कस्टमर्स को भी चाहिए कि लोन लेने से पहले अच्छे से जो है वो एक बार कंसेंट फॉर्म जो है वो पढ़े। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट और हो जाती है कि थोड़े से ये फॉर्म्स के अंदर जो शर्तें वगैरह होती है ना, इनको इस तरीके से आसान भाषा में डालना चाहिए, रादर देन गोइंग इनटू वेरी टेक्निकल थिंग्स, कि आप जो है एक आम आदमी के नाते उसे अच्छे से पढ़ भी पाएं और समझ भी पाएं। एब्सोल्युटली पल्लवी,
हमारा बिहेवियर क्या कहता है कि जब पैसा देना होता है, किसी को देना होता है, तो हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। बट जब हमको पैसा चाहिए होता है, हमको लेना है पैसा, तो हमारे दिमाग में यही पहले सबसे प्रायोरिटी होती है कि कितना जल्दी पैसा मुझे मिले। और उसमें फिर कोई भी एग्रीमेंट हो या कोई भी बातें हो या कोई भी फॉर्म साइन करने हो, हम जल्दी से साइन कर देते हैं और अपनी बात को खत्म कर देते हैं। बट यही गलत चीज हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं जो ग्राहक होता है वो परेशानी में आ जाता है। तो उसका एक डेफिनेटली सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल ना हो। अभी आरबीआई ने गाइडलाइंस में कहा है कि की फैक्ट स्टेटमेंट करके एक ऐसा फॉर्म रहेगा जो उनको साइन करना होगा। तो आशा यही है और सजेशन यही है लोगों को, ग्राहकों को, कि आप वो पढ़े और हो सके डेफिनेटली आरबीआई ने कहा है कि ये जो फॉर्म होगा वो सरल शब्दों में होगा, सरल भाषा में होगा, जिससे आप समझ सको, पढ़ सको और कन्वे आपको जो उनको करना है वो कन्वे हो सके। जो चार्जेस के बारे में बातें हैं, ब्याज दर के बारे में जो बातें हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो प्रॉपर तरीके से सरल भाषा में वो कन्वे करने की कोशिश करेंगे। और आप एक बार उनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर ही उसको साइन करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जैसा कि विरल जी ने बताया, आसान भाषा में जो है फॉर्म, कंसेंट फॉर्म रहेगा, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा और उसके बाद सोचिएगा कि क्या आपको वाकई ही इस ऐप से लोन लेना है या नहीं लेना है। खैर, हमारे पास और भी दर्शकों के सवाल आ रहे हैं विरल जी, कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। हमारे पास एक सवाल जो आया है वो पटना से आया है, विशाल राज का। ये जानना चाह रहे हैं कि जो इंस्टेंट लोन होते हैं इसमें कुछ छिपे हुए चार्जेस भी होते हैं क्या? एब्सोल्युटली, कहीं ना कहीं ये जो अनरजिस्टर्ड जो एप्स बने हैं, जो दिखते हैं, जो होते हैं, कहीं कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस ले लेते हैं, बता देते हैं, प्रोसेसिंग फी में डाल देते हैं, एडवांस ईएमआई के नाम पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस रहते हैं। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो आपको पहले तो देखना है कि भाई जो भी ऐप है वो कितनी रजिस्टर्ड है, कितनी लीगल है, कहीं सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, उसका रिव्यू ले लीजिए, उसका फीडबैक ले लीजिए, गूगल पे से फाइंड आउट कर लीजिए और फिर ही उनके साथ जो उनके कस्टमर केयर वाले जो होते हैं, अगर हो सके तो, हालांकि आपको जल्दी है पैसों की, नो डाउट, इंस्टेंटली वो सारी ऐप देने की कोशिश करते हैं आपको। बट अगर कोई इन पर्सन भी आपसे जुड़ सके, बात कर सके, मिल सके और फिर ही आपका जो काम है वो आगे से जल्दी से अच्छे से हो सके, आप वीडियो मीटिंग करके भी उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये भी कोई सुविधा अगर उपलब्ध है तो पहले सब जो भी चीजें हैं नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो ले लीजिए और फिर ही आगे बढ़े। बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको ट्रांसपेरेंसी जो है वो पूरी बरतनी होगी, ये चेक करना होगा कि क्या क्या हिडन चार्जेस वगैरह जो है वो हो सकते हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अगला सवाल जो है वो ग्वालियर से संदीप राव का है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या डिजिटल लोन लेने से मेरे सिबिल स्कोर में तुरंत बदलाव आता है क्या? एब्सोल्युटली, लोन लेते ही आपके सिविल के स्कोर पर, आपके क्रेडिट स्कोर पे बदलाव आ सकता है और आता है। तो आप आपका जो पेमेंट है उसको टाइमली रखिए, हो सके तो जो आपकी डेट है उसके पहले ही आप पेमेंट कर सके, ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाइए, राइट। और ऑटो डेबिट का भी जो सुविधा है अगर वो देते हैं तो वो आप अपनाइए, जिससे आसानी से आपके अकाउंट से जो डिफाइंड डेट है वहां पे से आपका पैसा डेबिट हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके क्रेडिट स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेफिनेटली क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट तुरंत ही आता है। हो सके उतना टाइमली पेमेंट करिए और आपका क्रेडिट स्कोर को अच्छा रखिए। तो क्रेडिट स्कोर को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, टाइमली पेमेंट करिए ताकि क्रेडिट स्कोर पर इम्पैक्ट ना हो। अगला सवाल रांची से आलोक मेहता का है। ये कह रहे हैं कि मैंने एक बार लोन के बारे में पता किया था, अब हर दिन जो है अलग अलग ऐप से कॉल आते हैं, तो कैसे रोकें इसे? देखिए, डीएनडी करके ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब मी। आप जो ट्राई की वेबसाइट है वहां पे जाइए, आपको जो भी फोन्स आ रहे हैं एक बार उनको ब्लॉक कर दीजिए, स्पैम बता दीजिए और ना बता दीजिए कि भाई मुझे कॉल्स नहीं आने चाहिए। अभी दिक्कत ये होती है कि हमको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, हम 2-3 जगह से जितना जल्दी हो सके उतनी कोशिश करते हैं, बट डेटा इतना अभी ओपन है, डेटा इतना शेयरेबल होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी से डेटा शेयर करती है। डेफिनेटली जिसकी गाइडलाइंस आ रही है उसमें भी सुधार और बदलाव होंगे, बट हो सके उतना जितना मेरे कंट्रोल में है, डीएनडी में जाकर अगर आपको हरेसमेंट लग रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो डीएनडी में जाकर आप वो नंबर डाल दीजिए, तो आपको कॉल वापस नहीं आएंगी।
तो डीएनडी में तो आप नंबर डाल सकते हैं, पर चूंकि हम बिल्कुल आखिर में अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं, तो मैं आपसे ना एक चीज़ और इसी बात से आगे समझना चाहूँगी। अगर किसी को लगता है, किसी व्यक्ति को, कि भाई कोई ऐप जो है वो गलत तरीके से व्यवहार कर रही है, कुछ परेशान कर रही है, या उसकी जानकारी जो है बिना परमिशन के अभी भी एक्सेस हो रही है, या जिस तरीके से अभी इन्होंने सवाल भी पूछा आलोक जी ने कि भाई बार बार जो है कॉल्स आ रहे हैं, तो व्यक्ति जो है वो कहाँ जाकर शिकायत कर सकता है? क्या उसकी पूरी प्रक्रिया रहती है शिकायत करने की? देखिए, दो वेबसाइट्स मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा पल्लवी दर्शकों को, कि जो देख सकते हैं। एक तो है सचेत पोर्टल, जहाँ पे आप जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई की पोर्टल है वो, आरबीआई की वेबसाइट आरबीआई ने बनाई है। वहां पे जाकर आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। sachet.rbi.org.in ये उसकी वेबसाइट है, वहां पे जाकर कर सकते हैं। और आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, हरेसमेंट हुआ है, और आप लगातार वो परेशानी में आप उलझे हुए हैं, तो साइबर क्राइम को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। cybercrime.gov.in गवर्नमेंट ने ये वेबसाइट बनाई है, वहां पे जाके भी आप कोई भी शिकायत इससे जुड़ी हुई आप वहां पे दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो विरल जी ने बहुत अच्छे से हमें बता दिया। दो वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए, sachet.rbi.org.in और दूसरा है cybercrime.gov.in। ये दोनों ऐसी वेबसाइट्स हैं, अगर आपको लगता है कि किसी ऐप ने आपसे अभी भी जो है परमिशन कुछ गलत ले ली है, आपसे जो है आपकी गैलरी का एक्सेस ले लिया है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का ले लिया, या बार बार आपको परेशान कर रहे हैं कॉल करके, या हो सकता है कि कोई उनका एजेंट जो है वो आपसे गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप ये दो वेबसाइट्स पर जाकर जो है वो अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया विरल जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने हमारे दर्शकों को जो वे आउट है बहुत अच्छा बताया कि भाई कहाँ पर जो है वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल लिए, उनकी सारी शंकाओं का जो है समाधान आपने निकाला। तो बहुत बहुत शुक्रिया विरल जी। शुक्रिया पल्लवी। थैंक यू वेरी मच। तो आज का सबक यही है, सुविधा के नाम पर अपनी प्रिवेसी और मानसिक शांति ना गंवाएं। लोन लेना जरूरी है, सोच समझकर ऐप चुनें और उसके बाद सोच समझकर फैसला लें कि आपको लोन लेना है या उस ऐप से नहीं लेना है। पासबुक शो में फिर आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते आपकी बचत से जुड़े हुए कुछ और जरूरी सवालों के साथ। तब तक समझदारी से खर्च कीजिए और सेविंग करके अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए।